हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026, जो कि दोस्तों आज आपका 24 मार्च है। और 24 मार्च का दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं बिल्कुल 100% मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, ठीक है। और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में दोस्तों यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा उसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित में से आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल दोनों में पाया जाता क्या है ना। क्या दोनों में पाया जाता है दोस्तों, ये आपका प्रोटीन पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी में दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था 1857 के विद्रोह की प्रतीकात्मक नेता के रूप में किसे घोषित किया गया था। तो ये दोस्तों बहादुर शाह जफर को किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। और दोस्तों दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, बहादुर शाह जफर ने ही किया था, ठीक है। और जनरल भक्त इनका सेनापति था, ठीक है, जनरल भक्त खान। और कानपुर का दोस्तों नेतृत्व किसने किया था, ये दोस्तों नाना साहब ने किया था, है ना। लखनऊ से दोस्तों किसने किया था, बेगम हजरत महल। 1857 की बात हो रही है। 1857 में किसने कहाँ से नेतृत्व किया था, ठीक है। झांसी का दोस्तों किसने किया था नेतृत्व, दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। बिहार से दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था नेतृत्व 1857 की क्रांति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, किस संविधान संशोधन ने शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण सुनिश्चित किया है। संविधान संशोधन से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में दोस्तों आपको आ रहे हैं, है ना। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 93वां संविधान संशोधन। 93वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में दोस्तों ओबीसी को आरक्षण 27% देने का सुनिश्चित किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है ना। तो ये क्षेत्र आपसे पूछा गया था। तो ये क्षेत्र आपका दक्षिण मध्य एशिया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस क्षेत्र में लगभग दुनिया की 1/4 आबादी निवास करती है। कहाँ पे, दक्षिण मध्य एशिया में दुनिया का 1/4 निवास करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये कुमार गुप्त ने की थी, यानी कि कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोस्तों गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये डेट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला आपका है, यह वर्तमान में राजगीर बिहार भारत में स्थित है ना। ये कहाँ पे स्थित है, भारत के बिहार के राजगीर में स्थित है, ठीक है। बाद में हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों के द्वारा इसे समर्पित है, ठीक है, समर्पित हुआ था। 12वीं शताब्दी 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे दोस्तों आपको ध्यान में ही रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण 2026 से किसे सम्मानित किया गया, है ना। तो ये दोस्तों क्या पूछा गया था, व्यापार और उद्योग में। तो ये दोस्तों किसे सम्मानित किया गया था, उदय कोटक को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2026 से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया है पद्म भूषण से, है ना। तो आपके अगले शिफ्ट में क्वेश्चन में 100% दावा कह सकता हूँ यहाँ से पूछेगा। तो क्यों ना हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं, क्योंकि ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट अब आपके एग्जाम में हो गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से अब तक नहीं पूछा था, अब ये पूछ लिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को 100% स्वयं ये मिलेंगे, ठीक है। तो एक नज़र में हम थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों भारत में अभी हम लोग 2026 का देखेंगे दोस्तों, किन को मिला है। 2026 से क्वेश्चन पूछा है, तो दोस्तों इसीलिए हम लोग देख ले रहे हैं एक बार। और आप लोग इग्नोर मत करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसे आपको देख कर जाना है अगर जो आपका अगले सीट में पेपर होना है तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार है, जो 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला आपका पद्म विभूषण, दूसरा आपका पद्म भूषण, तीसरा आपका पद्मश्री, ठीक है। यह असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और यह है
उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और पद्मश्री यह किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको इतना कॉमन बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, लोक प्रशासन, विज्ञान एवं अभियांत्रिक, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में ही रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आपके एक बार ऐसे करके भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किसमें नहीं दिया जाता है पद्मश्री, पद्म अवार्ड, ठीक है। चलिए, इन पुरस्कारों की दोस्तों स्थापना 1954 में हुई थी सभी की, ठीक है। और यह हर वर्ष गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी पर इनकी घोषणा होती है। राष्ट्रपति द्वारा इन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में मार्च या अप्रैल की आसपास के महीने में प्रदान किया जाता है यह पुरस्कार। वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? 131 की घोषणा की गई थी वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा, जिनमें दोस्तों पद्म विभूषण दोस्तों 5 था, और पद्म भूषण दोस्तों 13 था, और पद्मश्री 113 था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। महिलाओं को उसमें 19 दिया गया, विदेशियों को 6 दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मरणोपरांत 16 दिया गया, ठीक है। ये सभी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं पद्म विभूषण किनको मिला है। तो श्री धर्मेंद्र सिंह देवल को मिला है, जिन्हें मरणोपरांत मिला है, और ये कला के क्षेत्र में इन्हें मिला है, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है। यह हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता और निर्माता हैं। इन्हें ही मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था, और मृत्यु 24 नवंबर 2025 को हुई थी, ठीक है। अगले आपके आते हैं केटी थॉमस, ये दोस्तों लोक प्रशासन में इन्हें मिला है, और ये केरल के रहने वाले हैं। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जो कि 1996 से 2002 में रह चुके हैं। सुश्री एन राजम अगली हैं, ये आपकी कला की हैं, ठीक है। इन्हें दोस्तों कला में मिला है, और ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, ठीक है, सुश्री एन राजम, ठीक है। यह प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, जिन्हें गायिका अंग शैली वादन के लिए भी जाना जाता है। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में संगीत की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, ठीक है। अगला आपका है श्री पी नारायणन, इन्हें दोस्तों साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, और ये केरल के रहने वाले हैं, साहित्यकार और शिक्षाविद हैं। इन्होंने मलयालम साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला नंबर पे आपके 5वें नंबर पे आते हैं कौन? VS अच्युतानंदन, इन्हें इनको दोस्तों मरणोपरांत मिला, और इन्हें लोक प्रशासन में मिला है, और ये केरल के रहने वाले हैं। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ वामपंथी नेता भी रह चुके हैं। ये 2006 से 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये एक लेखक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों पद्म भूषण की। दोस्तों पद्म भूषण 13 लोगों को मिला है। किन किन को मिला है हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में, ठीक है। पहले नंबर पर आप आती हैं सुश्री अलका याग्निक, ये दोस्तों कला के क्षेत्र में इन्हें, और ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। प्रसिद्ध पार्श्विक हिंदी फिल्म संगीत में 4 दशकों से योगदान इनका रहा है, ठीक है। अगला आपका है श्री भगत सिंह कोश्यारी, इन्हें दोस्तों सार्वजनिक मामले में मिला है, और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वरिष्ठ राजनेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भी ये रह चुके हैं, ठीक है। नंबर 3 पे दोस्तों कौन आते हैं? श्री कल्लीपट्टम रामास्वामी पलानीस्वामी, चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों इन्हें मिला है, और ये तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक, चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं में इनका योगदान रहा है, ठीक है। अगले नंबर पर आप आते हैं 4थे नंबर पर श्री ममूटी, इन्हें दोस्तों कला के क्षेत्र में मिला है, और ये केरल राज्य के रहने वाले हैं, और ये मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, राष्ट्रीय पुरस्कार भी विजेता हैं ये, ठीक है। अगले नंबर पर आते हैं श्री पीयूष पांडे, जिन्हें मरणोपरांत मिला है, और ये कला के क्षेत्र में है, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है। विज्ञापन जगत के दिग्गज, रचनात्मक और नवाचार के लिए ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपका है श्री SK मलियानंदन, है ना, ये इन्हें दोस्तों सामाजिक कार्य के मिला है, और ये तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। समाज सेवा, शिक्षा और ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय कार्य करते हैं, ठीक है। अगला आपका है डॉक्टर नोरी दत्ता त्रेडू, है ना, डॉक्टर नोरी दत्ता त्रेवड़ू, ये दोस्तों इन्हें चिकित्सा में मिला, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, ठीक है। कैंसर विशेषज्ञ, ऑन्कोलॉजी में विश्व स्तर पर इन्हें योगदान दिया है, इन्होंने योगदान दिया है, ठीक है। अगले नंबर पर आप आते हैं 8वें नंबर पर श्री शतावर्धनी R गणेश, ठीक है। इन दोस्तों कला के क्षेत्र में मिला है, और ये कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं। साहित्य और कलाकार, कन्नड़ भाषा और संस्कृत में योगदान इन्होंने दिया है, ठीक है। श्री शिबू सोरेन, इन्हें दोस्तों मरणोपरांत मिला है, और ये सार्वजनिक मामलों में इन्हें मिला है। ये दोस्तों झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये, ठीक है।
श्री उदय कोटक जी, जो दोस्तों आपके क्वेश्चन, आपका यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। श्री उदय कोटक को दोस्तों क्या व्यापार और उद्योग के लिए मिला था, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, यही आपका, ठीक है। और ये महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। एक कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक, भारतीय वित्तीय क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यही था, है ना, आप लोग देख लिए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला देख लेते हैं। 11वें नंबर पर श्री BK मल्होत्रा को मिला है दोस्तों, ये मरणोपरांत मिला है इन्हें, और ये सार्वजनिक मामलों में दोस्तों इन्हें मिला है, और ये दिल्ली के रहने वाले हैं, वरिष्ठ राजनेता और संसद सदस्य भी रह चुके हैं ये, ठीक है। अगले नंबर पर आप कहते हैं 12वें नंबर पर श्री वल्लभपल्ली नटेशन। श्री वल्लभपल्ली नटेशन इन्हें दोस्तों सार्वजनिक मामलों में मिला है, और ये केरल राज्य के रहने वाले हैं, और ये सामाजिक और धार्मिक नेता भी रह चुके हैं, ठीक है। अगला आपका है 13 नंबर पर श्री विजय अमृतराज, है ना। श्री विजय अमृतराज को मिला है, ये खेल के लिए मिला है इन्हें, और संयुक्त राज्य अमेरिका के ये रहने वाले हैं, भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये दोस्तों 13 थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पद्मश्री। पद्मश्री दोस्तों 131 लोगों को दिया है, लेकिन हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसे मैं पूरे डिटेल्स में आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देख लीजिएगा। देखिए रोहित शर्मा को दोस्तों भारतीय क्रिकेट खेल के पूर्व कप्तान है ये, इन्हें दोस्तों मिला है, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इन्हें पद्मश्री 2026 मिला है, ठीक है। हरमनप्रीत कौर को मिला है, हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया को मिला है, अभिनेता सतीश शाह को मिला है, एक्टर R माधवन को भी मिला है, ई मुथु नायगम को मिला है, अनिल कुमार रस्तोगी को मिला है, अंके गौड़ा को मिला है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मैं एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग एक बार देख के इसे ध्यान से रट लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1741 में कोलाचेल के युद्ध में किस भारतीय शासक ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पारित किया था। तो दोस्तों ये आपका मार्तंड वर्मा जी थे, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दोस्तों वेब ब्राउजर जैसी क्रोम, फायरफॉक्स और टेक्स्ट एडिटर में कंट्रोल+ टैब कीबोर्ड शॉर्टकट का क्या कार्य है। तो इसका कार्य दोस्तों क्या है बताइएगा, इसका दोस्तों क्या कार्य क्या है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका स्विच टू द नेक्स्ट टैब, यानी कि अगली टैब पर जाना, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, स्विच टू द नेक्स्ट टैब, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था ICA वर्ल्ड को ऑपरेटिव मॉनिटर 2025 के अनुसार किन दो भारतीय सहकारी समिति प्रति व्यक्ति GDP प्रदर्शन की आधार पर क्रमशः पहले और दूसरे वैश्विक रैंक हासिल की है ना। तो दोस्तों अमूल फर्स्ट एंड फीफा सेकेंड, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, अमूल फर्स्ट और फीफा सेकेंड। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 निम्नलिखित में से किसकी संरचना से संबंधित है। तो ये दोस्तों किसके राज्यों की विधान परिषद से संबंधित है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के साथ निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका जल का किया जाता है, H2O का, ठीक है, H2O का, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जल निकायों में यूट्राफिकेशन, है ना, यूट्रोफिकेशन का मुख्य मानव निर्मित कारक क्या था। तो दोस्तों ये आपका क्या था, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिकी का अपशिष्ट, सीवेज का पानी, इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त D हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2023 में प्रमुख अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेता बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी, अपने प्यारे भारत ने की थी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1991 के गंभीर आर्थिक संकट के बाद भारत सरकार ने किन किन मुख्य स्तंभों पर आधारित नई आर्थिक नीति को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, यही आपको अपनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल में पारंपरिक रूप से एक महिला द्वारा एकल रूप से मनाया जाता है। तो ये दोस्तों मोहिनी अट्टम है, ठीक है ना। भरतनाट्यम आपका शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, ठीक है, ये भी आपका
केरल का ही है। लेकिन दोस्तों इनमें दोस्तों कथकली में मनुष्य और महिलाएं ये दोनों दोस्तों मिलकर डांस करते हैं। लेकिन दोस्तों ये नृत्य करते हैं। लेकिन दोस्तों ये मोहिनी अट्टम सिर्फ महिलाएं ही करती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य है ना। नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? दोस्तों ये आपका रेसिम बाग मैदान में किया गया। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था, है ना। इसमें 300 से अधिक प्रशंसकों ने भाग लिया था, जिसमें आनंद कुमार और अभि त्रिपाठी जैसे प्रसिद्ध लेखक भी शामिल थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी बीमारी अफ्रीकी ट्रिपानोसोमियासिस क्या ट्रिपानोसोमियासिस के रूप में भी जानी जाती है और मुख्य रूप से यूपी शहर अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखने से पहले, स्लीपिंग सिकनेस या नींद की बीमारी इसे कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों यही आपका है जो मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। यह एक परजीवी बीमारी है जो संक्रमण शीशी मक्खी के काटने से होती है और यह ग्रामीण अफ्रीका में बहुत आम है ना। ये ग्रामीण अफ्रीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, भारत में मल्टी रिटेल ट्रेडिंग में अनुमत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अधिकतम सीमा क्या पूछा था? तो दोस्तों ये आपका 51% था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, हाल ही में किसी दिग्गज कलाकार को 71वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया था? तो ये मोहनलाल को किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आपका है, DPDP अधिनियम 2023 के तहत किसी बच्चे 18 वर्ष से कम के व्यक्तिगत डाटा को प्रोसेस करने के लिए सत्यापनी सहमति अनिवार्य है। किसकी सत्यापनी सहमति अनिवार्य है? क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो ये दोस्तों माता पिता या कानूनी अभिभावक का सत्यापनी अनुमति अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, संत तुकाराम महाराज ने अपने प्रसिद्ध अभंग किस भाषा में लिखे थे? तो दोस्तों ये आपके मराठी भाषा में लिखे थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया था, हिमालय का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ था? तो दोस्तों ये आपका ये बाय द यही आपका राइट आंसर होगा, बाय द कोलिएशन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता क्या थी दोस्तों बताइएगा। तो नालियों केवल मिट्टी से बनी थी? नहीं, प्रत्येक घर के ढकी हुई सड़कें से नालियाँ थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, हिमालय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो ये दोस्तों मध्य एशिया और साइबेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मध्य एशिया और साइबेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांचीपुरम, ठीक है। बात करते हैं तंजौर, मदुरई और वातापी की, ठीक है। तो तंजावुर का दोस्तों मध्यकालीन चौल वंश, ये चल वंश नहीं है दोस्तों, चौल वंश राजवंश की राजधानी थी, ठीक है। मदुरई की बात करते हैं, ये पांडव राजवंश की राजधानी थी, है ना। वातापी की बात कर रही है, बादामी के चालुक्य वंश की राजधानी थी, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान वर्णित है? मैं आपसे कई बार चिल्ला कर हर वीडियो में आपको पूरे के पूरे जितने भी आपके संविधान संशोधन है मैं आपको बता दे रहा था, ठीक है। और इसमें दोस्तों मैं कई बार बताया था ये समान नागरिक संहिता आपसे पक्का है पूछेगा, क्योंकि DPSP से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? ये आपके USA यानी कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और आर्टिकल की बात करें तो दोस्तों 36 से लेकर 51 तक में निहित है
है ना, DPSP यानी कि राजकीय नीति निदेशक तत्व। ठीक है, अगला इसके पहले दोस्तों आपका 51 आर्टिकल पूछा गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के रूप में भी आर्टिकल 51 कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पुरुष और महिलाओं के लिए सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन सुरक्षित करने का निर्देश दिया था? रे रिपीटेड क्वेश्चन है क्या? रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको। ये अनुच्छेद 39 का डी है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ग्लोबल मेथन स्टेटस रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा पारित की गई थी? तो दोस्तों ये आपका किस संस्था द्वारा पारित की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ और थोड़ा उनसे संबंधित कहाँ से क्वेश्चन आपके अगले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1806 में हुआ था, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। युद्ध से क्वेश्चन पूछा है तो दोस्तों एक बार हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रमुख युद्ध और उनके समझौते देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों कब हुआ था? ये 1761 में हुआ था, मराठों और अब्दालियों के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 में हुआ था। बंगाल में अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत इस युद्ध में हुई थी। ठीक है, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन संस्थापक अगर जो वास्तविक पूछा जाए तब का दोस्तों आपको इल्तुतमिश करके आना है। ठीक है, वास्तविक अगर जो लगा दिया जाए गुलाम वंश या ममलूक वंश की स्थापना। ठीक है, चलिए 1556 में दोस्तों अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था और अकबर एक मुगल सम्राट था। ठीक है, 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत हुई, किसके द्वारा की गई? ये अकबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको इसे दिखा दे रहा हूँ और इसे दोस्तों आपको ध्यान में रख के आपको रट्टे मार के जाना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्या है दोस्तों? ये कारगिल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हिमालयी युद्ध था, है ना। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध दूसरा बड़ा युद्ध था। ठीक है, 1971 में भारत पाकिस्तान का बांग्लादेश की स्थापना के लिए युद्ध हुआ था और 1962 में दोस्तों चीन का भारत पर आक्रमण, ये जो सीमा विवाद युद्ध था। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चार्ट है। ठीक है, इसे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जितना भी क्वेश्चन इसमें लिखा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गार्बेज इन गार्बेज आउट यानी कि गीगो शब्द निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से संबंधित है? तो ये किस अभिक्रिया से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये डाटा प्रोसेसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पूछे गए थे और उनसे संबंधित हम लोग कुछ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। एक नज़र